अब तक आपने देखा कि गरीबी, अभाव और लगातार बढ़ते संकटों ने नीलांबर और बिराज के जीवन को पूरी तरह झकझोर दिया है। बिराज अपने पति की इज्जत और घर की मर्यादा बचाने के लिए हर दुख चुपचाप सहती रही, जबकि नीलांबर उसकी पीड़ा जानकर भीतर ही भीतर टूटने लगा। इसी बीच जमींदार के बेटे की बुरी नजर और बढ़ते हालात ने उनके जीवन में एक नए संकट की आहट दे दी। चलिए अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। विराज ने कहा और फिर चिट्ठी लिखने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद नीलांबर बोला, तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। शायद ये सच है, लेकिन क्या ये केवल मेरी ही गलती है? विराज ने फिर सिर उठाकर देखा और बोली, अच्छा तो मेरी गलती दिखाओ। नीलांबर बोला, तुम्हारी गलती मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आज एक सच्ची बात कहूंगा। तुम अपनी तुलना दूसरों से करके देखो, लेकिन एक बार यह भी सोचो, तुम्हारे जैसी कितनी स्त्रियां ऐसे अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति के हाथों पड़ती हैं। यही तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है, नहीं तो तुम्हें इतने दुख और कष्ट सहने की बात ही नहीं थी। विराज चुपचाप चिट्ठी लिखती रही। शायद उसने सोचा कि इसका उत्तर नहीं देगी, लेकिन वो स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने मुंह फेर कर पूछा, क्या तुम सोचते हो कि ये सारी बातें सुनकर मुझे खुशी होती है? नीलांबर ने पूछा, कौन सी बातें? विराज बोली, यही कि मैं रानी बन सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हाथों पड़कर ऐसी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि यह सुनकर मुझे गर्व होता है, या जो ये कहता है उसका मुंह देखने का मन करता है? नीलांबर ने देखा कि विराज बहुत अधिक क्रोधित हो गई है। उसने सोचा भी नहीं था कि बात इस रूप में बदल जाएगी। वो भीतर ही भीतर संकुचित और असहज हो गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे कैसे शांत करे। विराज बोली, रूप रूप रूप, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, और लोग कहते हैं तो मान भी लिया कि उन्हें सबसे पहले यही दिखाई देता है, लेकिन तुम तो मेरे पति हो। बचपन से तुम्हारे साथ रहते रहते मैं इतनी बड़ी हुई हूं। क्या तुम्हें भी मेरे रूप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? क्या यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है? तुम ऐसी बात मुंह से कैसे निकाल लेते हो? क्या मैं अपने रूप का व्यापार करती हूं, या इसी से तुम्हें अपने वश में रखना चाहती हूं? नीलांबर घबरा गया, हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं। लेकिन विराज ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, हां, बिल्कुल यही बात है। इसी कारण एक दिन मैंने तुमसे पूछा था, अगर मैं काली और कुरूप होती तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम करते? याद है? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, याद है, लेकिन तब तो तुमने ही कहा था। विराज बोली, हां, मैंने ही कहा था कि अगर मैं काली और कुरूप भी होती तब भी तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि तुमने मुझसे विवाह किया है। मैं एक गृहस्थ की बेटी हूं, एक गृहस्थ की बहू। मुझे ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह चुके हो। इतना कहते कहते क्रोध और अपमान से उसकी आंखों में आंसू आ गए और दीपक की रोशनी में वे चमक उठे। नीलांबर ने यह देखा तो तुरंत उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। एक दिन स्वयं विराज ने ही कहा था कि उसका हाथ पकड़ लेने पर उसका क्रोध नहीं टिकता। शायद वही बात याद करके नीलांबर उसके पास आया था। उसने विराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसके पास बैठ गया और चुपचाप बैठा रहा। विराज ने अपने बाएं हाथ से आंखों के आंसू पोंछ लिए। उस रात दोनों बहुत देर तक चुपचाप जागते रहे। कुछ समय बाद नीलांबर अचानक पत्नी की ओर मुड़कर धीमे स्वर में बोला, आज तुम्हें इतना क्रोध क्यों आया, विराज? विराज ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ऐसी बातें कही। नीलांबर बोला, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही। विराज अधीर होकर बोली, इसे तुम बुरी बात नहीं कहते? यह बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात। इसी वजह से सुंदरी को। वह आगे कुछ न कह सकी और चुप हो गई। नीलांबर कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, क्या सिर्फ इसी बात पर तुमने उसे घर से निकाल दिया? विराज ने केवल हां कहा और चुप हो गई। नीलांबर ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। तब विराज स्वयं बोली, देखो,
मुझसे पूछताछ मत करो। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। अच्छा बुरा समझती हूं। उसने ऐसी गलती की थी कि उसे निकाल देना ही ठीक था। लेकिन क्या हुआ था, ये सब तुम्हारे जैसे पुरुष के सुनने की बात नहीं है। नीलांबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वह धीरे से करवट बदलकर लेट गया। अलग होने के 2-4 दिन बाद ही छोटे भाई पीतांबर ने घर के बीचों बीच बांस और चटाइयों की दीवार खड़ी करके अपना हिस्सा अलग कर लिया था। दक्षिण की ओर एक दरवाजा बनवाकर और उसके सामने एक छोटा सा बैठक खाना तैयार करके उसने अपने हिस्से के घर को अच्छी तरह सजा लिया था और बड़े आराम से रहने लगा था। वह पहले भी बड़े भाई से बहुत कम बात करता था। अब तो दोनों के बीच का संबंध लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था। उधर विराज का लगभग सारा दिन अकेले ही बीतता था। सुंदरी के चले जाने के बाद न केवल घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था, बल्कि जो काम पहले नौकरानी करती थी, उन्हें भी लोगों की नजर से बचाकर देर रात तक जागकर पूरा करना पड़ता था। ऐसी ही एक रात वो काम कर रही थी कि अचानक उधर वाले घर से बांस की बाड़ की दरार के पास से बहुत धीमी आवाज आई, दीदी। रात काफी हो चुकी थी। विराज चौंक कर ऊपर देखने लगी। फिर वही धीमी आवाज आई, दीदी, मैं मोहिनी हूं। विराज आश्चर्य से बोली, कौन? छोटी बहू? इतनी रात को? हाँ दीदी, मैं ही हूं। एक बार जरा पास आइए। विराज बाड़ के पास पहुंची तो छोटी बहू धीरे से बोली, दीदी, बड़े ठाकुर सो गए हैं। विराज ने कहा, हाँ। मोहिनी बोली, दीदी, एक बात कहनी है, लेकिन कह नहीं पा रही हूं। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसके स्वर से विराज समझ गई कि छोटी बहू रो रही है। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या हुआ छोटी बहू? छोटी बहू तुरंत उत्तर न दे सकी। शायद उसने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और स्वयं को संभालने लगी। विराज और भी चिंतित होकर पूछने लगी, क्या हुआ छोटी बहू? छोटी बहू टूटी हुई आवाज में बोली, बड़े ठाकुर के नाम मुकदमा हो गया है। कहते हैं कल समन निकल जाएगा। क्या होगा दीदी? विराज घबरा गई, लेकिन अपने भाव छिपाकर बोली, समन निकलने से डरने की क्या बात है छोटी बहू? छोटी बहू ने पूछा, डरने की बात नहीं है दीदी। विराज बोली, डर कैसा? लेकिन मुकदमा किया किसने है? छोटी बहू बोली, भोला मुखर्जी ने। विराज कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, बस अब और कुछ मत कहो, मैं समझ गई। मुखर्जी महाशय को उनसे पैसे लेने हैं, इसलिए शायद मुकदमा किया है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है छोटी बहू। फिर दोनों कुछ देर चुप रहीं। कुछ देर बाद छोटी बहू बोली, दीदी, मैंने कभी तुमसे ज्यादा बातें नहीं की। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे सामने ज्यादा बोलने योग्य भी नहीं हूं, लेकिन आज अपनी छोटी बहन की एक बात मानोगी? उसकी आवाज सुनकर विराज का हृदय पहले ही पिघल चुका था। अब वो और भी स्नेह से बोली, क्यों नहीं मानूंगी बहन? छोटी बहू बोली, तो एक बार हाथ फैलाओ। विराज ने हाथ फैलाया तो बाड़ की दरार से एक छोटा सा कोमल हाथ बाहर निकला और उसकी हथेली पर सोने का एक हार रख दिया। विराज आश्चर्य से बोली, ये क्यों छोटी बहू? छोटी बहू ने और भी धीमे स्वर में कहा, इसे गिरवी रखकर या बेचकर, जैसे भी हो, उनका कर्ज चुका दो दीदी। इस अचानक, बिना मांगी और अकल्पनीय सहानुभूति से विराज कुछ क्षण के लिए अभिभूत हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन जब छोटी बहू यह कहकर, अब मैं चलती हूं दीदी, वहां से हटने लगी, तो विराज जल्दी से पुकार उठी, जाओ मत छोटी बहू। सुनो। छोटी बहू लौटकर आई और बोली, क्या है दीदी? विराज ने उसी दरार से तुरंत वो हार वापस उसकी ओर फेंक दिया और बोली, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी बहू ने हार उठाकर दुखी स्वर में पूछा, क्यों नहीं करना चाहिए? विराज बोली, अगर ठाकुरपो को पता चल गया
तो क्या कहेंगे? छोटी बहू बोली। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। विराज ने कहा, आज नहीं तो 2 दिन बाद जान ही जाएंगे। तब क्या होगा? छोटी बहू बोली, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा दीदी। पिछले साल मां के मरते समय उन्होंने ये हार छिपाकर मुझे दिया था। तब से मैंने इसे कभी पहना नहीं, किसी को दिखाया भी नहीं। दीदी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, इसे रख लो। उसकी करुण विनती सुनकर विराज की आंखों से आंसू बह निकले। वह स्तब्ध होकर इस असंबंधी स्त्री के व्यवहार की तुलना अपने ही सगे भाई के व्यवहार से करने लगी। फिर आंसू पोंछकर भरे गले से बोली, आज की ये बात मुझे मरते दम तक याद रहेगी बहन, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। और फिर पति से छिपाकर किसी स्त्री को कोई काम नहीं करना चाहिए। छोटी बहू, इससे तुम और मैं दोनों ही पाप की भागी होंगी। छोटी बहू बोली, तुम सब बातें नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन धर्म अधर्म का विचार मुझे भी करना है दीदी। मरते समय मैं क्या उत्तर दूंगी? विराज ने फिर एक बार आंसू पोंछे, अपने को संभाला और बोली, मैं समझती थी कि मैं सबको पहचानती हूं छोटी बहू, लेकिन तुम्हें आज तक नहीं पहचान सकी। लेकिन तुम्हें मरते समय किसी को कोई उत्तर नहीं देना पड़ेगा। वह उत्तर तो तुम्हारे अंतर्यामी ने अभी इसी क्षण लिख लिया है। जाओ, बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ बहन। इतना कहकर उसने उत्तर देने का अवसर दिए बिना ही तेज कदमों से वहां से चली गई। लेकिन वह भी अपने कमरे में न जा सकी। बरामदे के अंधेरे कोने में आकर आंचल बिछाकर लेट गई। उसे न मुकदमे की बात याद रही, न किसी और चिंता की। उसके मन में तो केवल उस अल्पभाषी नन्ही सी छोटी बहू के करुण शब्द ही गूंजते रहे। उन्हें याद करके उसकी दोनों आंखों से झरने की तरह लगातार आंसू बहने लगे। आज उसे सबसे अधिक दुख इस बात का हो रहा था कि इतने दिनों तक इतनी निकट रहकर भी वो उसे पहचान नहीं सकी, पहचानने का प्रयास तक नहीं किया। पीठ पीछे उसकी निंदा भले कभी न की हो, लेकिन एक दिन भी उसके पक्ष में कोई अच्छी बात भी नहीं कही। जैसे बिजली की चमक एक क्षण में अंधेरा चीर देती है, वैसे ही आज छोटी बहू ने उसके हृदय के भीतर तक जैसे प्रकाश पहुंचा दिया था। सोचते सोचते, रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अचानक किसी के स्पर्श से वह चौंक कर उठ बैठी। उसने देखा, नीलांबर उसके सिरहाने आकर बैठा है। नीलांबर ने संक्षेप में कहा, चलो कमरे में चलो। रात लगभग बीत चुकी है। विराज ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पति का सहारा लेकर कमरे में आई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। 1 वर्ष बीत गया। इस वर्ष तो 2 आने की भी फसल न हुई। जिन खेतों की उपज से पूरे साल का घर गृहस्थी का खर्च चलता था, उनमें से अधिकांश सामने वाले मुखर्जी महाशय खरीद चुके थे। यहां तक कि पुश्तैनी मकान भी गिरवी पड़ गया था। बाद में यह भी पता चला कि छोटे भाई पीतांबर ने उसे चुपचाप अपने ही नाम करा लिया है। हल का एक बैल भी मर चुका था। तालाब सूख कर फटने लगा था। विराज को चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। जैसे शरीर के किसी अंग को बहुत देर तक कसकर बांध देने से धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न और पीड़ित हो जाता है, वैसे ही उसका मन भी अपने पूरे संसार से विरक्त होता चला गया। पहले वो हंसती थी, छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक कर लिया करती थी, पर अब घर में ऐसा कोई न था जिससे वो 2 बातें भी करती। उल्टे कोई मिलने या हालचाल पूछने भी आ जाता तो भीतर ही भीतर उसे खीज होने लगती। उसका स्वभाव पहले से ही स्वाभिमानी था। पड़ोसियों की छोटी सी बात भी अब उसके मन में विद्रोह जगा देती थी। घर गृहस्थी के कामों में भी अब उसका तनिक भी मन नहीं लगता था। उसके कमरे का बिस्तर अस्तव्यस्त रहता, कपड़ों की अलमारी बिखरी रहती, सामान इधर उधर पड़ा रहता। वो झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा तो कर देती, पर उसे उठाकर बाहर फेंकने तक की शक्ति मानो उसके शरीर में नहीं बची थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। इसी बीच नीलांबर ने अपनी छोटी बहन हरिमती को 2 बार बुलाने की कोशिश की, पर ससुराल वालों ने उसे भेजा नहीं। 10-15 दिन पहले उसने एक पत्र भी लिखा था,
पर हरिमती के ससुर ने उसका उत्तर तक देना उचित न समझा। लेकिन बिराज के सामने हरिमती का नाम लेना भी अब असंभव था। उसका नाम सुनते ही वो आग बबूला हो उठती। उसने हरिमती को अपनी बेटी की तरह पाला था, मां की तरह स्नेह दिया था, पर अब उसी से जुड़ी हर बात उसे विष के समान लगने लगी थी। एक सुबह नीलांबर गांव के डाकघर से लौटकर उदास चेहरे के साथ घर में आया और बोला। हरिमती के ससुर ने एक जवाब तक नहीं दिया। लगता है इस पूजा पर भी बहन को एक बार देख नहीं पाऊंगा। बिराज काम करते करते एक बार उसकी ओर देखी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर बिना कुछ बोले ही उठकर वहां से चली गई। उसी दिन दोपहर के भोजन के समय नीलांबर ने धीरे से कहा, उसका नाम लेते ही तुम भड़क उठती हो। उसने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया है? बिराज पास ही बैठी थी। उसने सिर उठाकर कहा, मैं भड़क उठती हूं। ये किसने कहा? नीलांबर बोला। किसी ने नहीं कहा, मैं खुद महसूस करता हूं। बिराज कुछ क्षण तक उसके चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, अगर महसूस करते हो तो अच्छा ही है। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी। तभी नीलांबर ने पुकारा, सुनो, आजकल तुम ऐसी क्यों हो गई हो? लगता है बिल्कुल बदल गई हो। बिराज मुड़कर खड़ी हो गई। उसने उसकी बात ध्यान से सुनी और कठोर स्वर में बोली, समय बदलता है तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। इतना कहकर वह बाहर चली गई। 2-3 दिन बाद की बात है। दोपहर के समय नीलांबर बाहर चंडी मंडप में अकेला बैठा धीमे धीमे गुनगुना रहा था। तभी बिराज पीछे आकर कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और फिर उसके सामने आकर रुक गई। नीलांबर ने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? बिराज उसकी ओर तीखी नजर से देखती रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नीलांबर ने फिर सिर झुका लिया। बिराज कठोर स्वर में बोली, जरा फिर से सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। नीलांबर ने न सिर उठाया, न कोई जवाब दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। बिराज पहले से भी कठोर स्वर में बोली, ये आंखें इतनी लाल क्यों हैं? फिर से गांजा भांग पीना शुरू कर दिया है क्या? नीलांबर कुछ न बोला। वह भय से सिर झुकाए लकड़ी की मूर्ति की तरह बैठा रहा। वैसे भी वो हमेशा से बिराज का आदर और संकोच करता था, और पिछले कुछ दिनों से बिराज का स्वभाव इतना कठोर और तमतमाया हुआ था कि कब किस बात पर वो भड़क उठे, इसका अनुमान लगाना भी कठिन था। कुछ देर तक उसे उसी तरह देखते रहने के बाद बिराज बोली, ठीक है, गांजा भांग पीकर भोलेनाथ बने बैठे रहने का यही समय है। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन भी। आखिर नीलांबर से रहा न गया। उसने सारी झिझक छोड़कर एक सुबह पीतांबर को बाहर वाले कमरे में बुलाया और कहा, हरिमती के ससुर ने मेरे पत्र का एक जवाब तक नहीं दिया। तू एक बार कोशिश करके देखना, शायद बहन को 2-4 दिनों के लिए ही सही यहां ले आ सके। पीतांबर ने बड़े भाई की ओर देखकर कहा, जब तुम खुद मौजूद हो तो मैं कोशिश क्यों करूं? नीलांबर उसके छलपूर्ण व्यवहार को समझ गया। भीतर ही भीतर उसे क्रोध आया, पर स्वयं को संभालते हुए बोला, मान लिया, लेकिन जैसे वो मेरी बहन है वैसे ही तेरी भी तो बहन है। ऐसा समझ ले कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब तू ही उसका अपना है। पीतांबर बोला, जो बात सच नहीं है उसे मैं तुम्हारी तरह सच मान नहीं सकता, और जब तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दिया तो मेरे पत्र का क्यों देंगे? नीलांबर ने छोटे भाई की ये बात भी सह ली। उसने शांत स्वर में कहा, जो बात सच नहीं है उसे मैं सच मान भी लूं तो उससे क्या होगा? अच्छा, रहने दे। इस बात पर मैं तुझसे झगड़ा नहीं करना चाहता। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो कह रहा हूं वो तू कर सकेगा या नहीं। पीतांबर ने सिर हिलाकर कहा, जब बहन की शादी कर रहे थे तब क्या मुझसे सलाह ली थी? नीलांबर ने पूछा, अगर लेता तो क्या होता? पीतांबर बोला, मैं अच्छी सलाह देता। ये सुनते ही नीलांबर के सिर में मानो आग लग गई। उसके होंठ क्रोध से कांपने लगे। फिर भी उसने किसी तरह स्वयं को संभालते हुए पूछा, तो साफ साफ कह दे,
तू ये काम नहीं करेगा? पीतांबर ने उत्तर दिया, नहीं। और बहन के ससुर हो या अपने ससुर, दोनों ही बड़े हैं। जब वे अपनी इच्छा से उसे भेजना नहीं चाहते तो उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा स्वभाव नहीं है। उसकी बात सुनकर एक पल को नीलांबर का मन हुआ कि उठकर उसे एक लात मारकर बाहर निकाल दे, पर उसने अपने क्रोध को रोक लिया। वो खड़ा हुआ और कठोर स्वर में बोला, जा, मेरी आंखों के सामने से चला जा। पीतांबर भी तमतमा उठा, बोला, बिना बात इतना गुस्सा क्यों करते हो? दादा, अगर मैं न जाऊं तो क्या जबरदस्ती निकाल दोगे? नीलांबर ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर बुढ़ापे में मार खाकर मरना नहीं चाहता तो अभी मेरी आंखों के सामने से हट जा। पीतांबर फिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन नीलांबर ने बीच में ही रोक दिया। बस, एक शब्द भी नहीं, निकल जा। नीलांबर अपनी जिद और शारीरिक बल के लिए गांव भर में प्रसिद्ध था। पीतांबर ने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप बाहर चला गया। शोर सुनकर बिराज बाहर आई। उसने नीलांबर का हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर ले जाते हुए कहा, छी, सब कुछ जानते बूझते भी भाई के साथ ऐसा झगड़ा करना क्या ठीक था? नीलांबर ने उत्तेजित होकर कहा, क्या सब जानता हूं, इसलिए डरकर चुप बैठा रहूं? बिराज, मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ढोंग नहीं। बिराज बोली, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। आज अगर उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया तो कल हम कहां खड़े होंगे, ये भी कभी सोचा है? नीलांबर बोला, नहीं, जिसके बारे में सोचना है वही सोचेगा। मैं सोच सोचकर व्यर्थ दुख नहीं बढ़ाना चाहता। बिराज ने तीखे स्वर में कहा, हां, ठीक है, जिसका काम केवल खंजड़ी बजाना और महाभारत पढ़ना हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत? बिराज ने यह बात मिठास से नहीं कही थी। नीलांबर को भी यह अच्छी नहीं लगी। फिर भी वह शांत स्वर में बोला, मैं इन्हीं कामों को सबसे बड़ा काम मानता हूं। और फिर सोचते रहने से क्या भाग्य की लिखी हुई बात मिट जाएगी? इतना कहकर उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, जरा देखो तो, यहां जो लिखा है उसी के कारण कितने ही राजा महाराजाओं को भी पेड़ों के नीचे रहना पड़ा। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा आदमी हूं। बिराज का हृदय भीतर ही भीतर जल उठा। उसने कहा, ये बातें मुंह से कहना जितना आसान है, उन्हें निभाना उतना आसान नहीं। और मान लो तुम पेड़ के नीचे रह भी लोगे, लेकिन मैं नहीं रह सकती। मैं एक औरत हूं, मुझे लाज शर्म भी है। चाहे खुशामद करके रहना पड़े या दूसरों के घर काम करके, मुझे सिर छिपाने के लिए एक छत तो चाहिए ही। अगर छोटे भाई को अपने साथ नहीं रख सकते तो कम से कम उससे लड़ झगड़ कर सब कुछ मिट्टी में मत मिलाओ। इतना कहकर उसने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए तेजी से बाहर कदम बढ़ा दिए। पति पत्नी के बीच पहले भी कई बार तकरार हुई थी। नीलांबर उन्हें जानता था, लेकिन आज जो हुआ वो साधारण झगड़ा नहीं था। ये उसके लिए बिल्कुल नया और अनजाना अनुभव था। वह स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। कुछ ही क्षण बाद बिराज फिर कमरे में आई और बोली, यूं हैरान से खड़े क्यों हो? बहुत देर हो गई है, जाओ नहा धोकर कुछ खा लो। जितने दिन सुख के नसीब हो उतने ही सही। इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने ही हाथों से पति के हृदय में मानो एक और तीर चुभो दिया और बाहर चली गई। उस कमरे की दीवार पर राधा कृष्ण का एक चित्र टंगा था। नीलांबर की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन किसी के देख लेने के डर से उसने तुरंत आंसू पोंछ डाले और बाहर चला गया। और बिराज, उस दिन उसकी आंखों से हर थोड़ी देर में आंसू बहने लगते थे। जिस पति का जरा सा दुख भी वो कभी सह नहीं पाती थी, उसी को आज अपने ही मुंह से इतने कठोर शब्द कह देने का पछतावा उसके हृदय को भीतर ही भीतर जलाए जा रहा था। उसने पूरे दिन अन्न जल का स्पर्श तक नहीं किया। रोती हुई कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में भटकती रही। संध्या होने पर उसने तुलसी के चौरे पर दीप जलाया, आंचल गले में डालकर प्रणाम किया
और उसी क्षण फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा घर शांत और निस्तब्ध था। नीलांबर घर पर नहीं था। वो दोपहर में केवल एक बार खाने के लिए पत्तल के सामने बैठा था, लेकिन बिना खाए ही उठ गया था। तब से अब तक वो लौटा नहीं था। बिराज समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कहा जाए, किससे अपने मन की बात कहे। चारों ओर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसी अंधेरे आंगन में औंधे मुंह लेट गई। फूट फूट कर रोते हुए वो बार बार बस यही कहती रही, हे अंतर्यामी ठाकुर, एक बार तो मेरी ओर देखो। जो मनुष्य कोई दोष, कोई पाप करना ही नहीं जानता, उसे अब और कष्ट मत दो। ठाकुर, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। रात के लगभग 9 बज चुके थे। नीलांबर चुपचाप घर लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया। बिराज भी कमरे में आई और उसके पैरों के पास बैठ गई। नीलांबर ने उसकी ओर देखा तक नहीं, न ही उससे कोई बात की। कुछ देर बाद बिराज ने धीरे से उसका पैर छुआ, लेकिन नीलांबर ने अपना पैर खींच लिया। 5 मिनट और बीत गए। कमरे में गहरा सन्नाटा था। बिराज का दबा हुआ अभिमान फिर से जाग उठा। फिर भी उसने धीमे स्वर में पूछा, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, ये किस पर नाराज होकर किया है? नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिराज फिर बोली, कुछ तो कहो। नीलांबर ने उदास स्वर में कहा, सुनकर क्या करोगी? बिराज बोली, फिर भी सुनना चाहती हूं। अचानक नीलांबर उठकर बैठ गया। उसने अपनी तीखी निगाहें बिराज के चेहरे पर गड़ा दी और गंभीर स्वर में कहा, बिराज, मेरे क्रोध को खेल मत समझो। उसकी आंखों की कठोरता और आवाज की गंभीरता सुनकर बिराज सहम गई। उसने आज तक नीलांबर को इस तरह बोलते कभी नहीं सुना था। 7वां अध्याय। मगरा कस्बे में पीतल के कंगनों की कई छोटी छोटी कार्यशालाएं थी। इस गांव की चांडाल जाति की स्त्रियां वहां मिट्टी के सांचे बनाकर बेचती थी। अत्यंत निर्धनता और अभाव से विवश होकर बिराज ने उन्हीं में से एक स्त्री को बुलाकर सांचे बनाना सीख लिया। वह बहुत बुद्धिमान और अत्यंत कुशल थी। कुछ ही दिनों में उसने ये काम पूरी तरह सीख लिया और सबसे अच्छे सांचे बनाने लगी। व्यापारी स्वयं आकर उन्हें नकद पैसे देकर खरीद ले जाते थे। इस तरह वह प्रतिदिन लगभग 8 आने कमा लेती थी, लेकिन लज्जा के कारण अपने पति को ये बात बता नहीं पाती थी। जब नीलांबर सो जाता, तब आधी रात को वह चुपचाप बिस्तर से उठकर यही काम किया करती थी। उस रात भी वह यही काम करने आई थी। काम करते करते न जाने कब वहीं उसकी आंख लग गई। उधर नीलांबर की अचानक नींद खुली। उसने देखा कि बिस्तर पर बिराज नहीं है। वह उठकर बाहर आया। बिराज के हाथ अब भी गीली मिट्टी से सने हुए थे। उसके चारों ओर बने हुए सांचे बिखरे पड़े थे और उन्हीं के बीच ठंडी ओस से भीगी मिट्टी पर वो गहरी नींद में सो रही थी। पति पत्नी के बीच पिछले 3 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। ये दृश्य देखते ही नीलांबर की आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत उसके पास बैठ गया। बहुत सावधानी से बिराज का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। बिराज की नींद नहीं टूटी। उसने केवल एक बार हल्का सा करवट बदला, अपने पैरों को थोड़ा और समेट लिया और फिर पहले की तरह सो गई। नीलांबर ने एक हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दूसरे हाथ से पास जल रहे छोटे से दीपक की लौ थोड़ी और तेज कर दी। फिर वह एकटक अपनी पत्नी के चेहरे को देखने लगा। वह स्तब्ध रह गया। आज तक उसने कभी इस तरह ध्यान से बिराज को देखा ही नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। उसके सुंदर और उजले माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। एक अवर्णनीय पीड़ा ने नीलांबर का हृदय मरोड़ दिया। उसी क्षण अनजाने में उसकी आंख से एक बड़ा आंसू टपककर बिराज की बंद पलकों पर गिर पड़ा। बिराज की आंख खुल गई। कुछ पल तक वह चुपचाप पति की ओर देखती रही। फिर दोनों बाहें फैलाकर उसने नीलांबर को अपने आलिंगन में भर लिया। उसका सीना पकड़कर अपना चेहरा उसमें छिपा लिया और करवट लेकर चुपचाप पड़ी रही। नीलांबर भी उसी तरह बैठा बैठा रोता रहा। बहुत देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला।
जब रात लगभग समाप्त होने लगी और पूर्व दिशा का आकाश उजला होने लगा, तब नीलांबर ने स्वयं को संभालते हुए बड़े स्नेह से बिराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब इस ठंड में मत बैठो बिराज, चलो कमरे में चलें। बिराज ने केवल इतना कहा, चलो। वो उठी, पति का हाथ थामा और उसके साथ कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। अगली सुबह नीलांबर ने कहा, बिराज, कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर चली जाओ, मैं भी एक बार कलकत्ता होकर आता हूं। बिराज ने पूछा, कलकत्ता जाकर क्या करोगे? नीलांबर बोला, वहां कमाने के बहुत से रास्ते हैं, किसी न किसी तरह कोई उपाय जरूर निकल आएगा। मेरी बात मानो, कुछ महीनों के लिए वहीं चली जाओ। बिराज ने पूछा, मुझे वापस कब ले आओगे? नीलांबर ने कहा, 6 महीने के भीतर, मैं तुम्हें वचन देता हूं। बिराज ने धीरे से कहा, अच्छा। 4-5 दिन बाद बैलगाड़ी आ गई। उसके मामा का घर 8-10 कोस दूर था और वहां जाने का यही एक साधन था। लेकिन बिराज के व्यवहार से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उधर नीलांबर बेचैन होकर बार बार उसे जल्दी करने के लिए कहने लगा। बिराज ने काम करते करते कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नीलांबर आश्चर्य से बोला, तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हें? बिराज ने मुंह फेरते हुए कहा, हां, बहुत तबीयत खराब है। इतना कहकर उसने पीतल का कलसा कमर पर रखा और नदी से पानी लाने चली गई। उस दिन बैलगाड़ी खाली ही लौट गई। रात भर नीलांबर ने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया। तब जाकर बिराज 2 दिन बाद जाने के लिए राजी हुई। 2 दिन बाद फिर बैलगाड़ी आ गई। जैसे ही नीलांबर ने आकर खबर दी, बिराज ने साफ इंकार कर दिया, नहीं, मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी। नीलांबर और भी हैरान होकर बोला, क्यों? अब क्यों नहीं जाओगी? बिराज की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे गहने कहाँ हैं? मैं किसी गरीब और बेसहारा औरत की तरह नहीं जाऊंगी। नीलांबर ने उदास स्वर में कहा, आज तुम्हारे पास गहने नहीं हैं, ये सच है, लेकिन जब थे तब भी तो तुमने कभी उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा था। बिराज चुपचाप आंचल से अपनी आंखें पोंछती रही। नीलांबर फिर बोला, तुम्हारा बहाना मैं समझता हूं। मुझे पहले से ही शक था। मैंने सोचा था कि दुख और तकलीफ ने तुम्हारा मन बदल दिया होगा, लेकिन अब देख रहा हूं कि कुछ भी नहीं बदला। अच्छा, फिर तुम भी यही सूख सूख कर मरना और मैं भी। इतना कहकर वह बाहर गया और बैलगाड़ी वापस लौटा दी। कुछ दिनों बाद एक दिन नीलांबर हंसते हुए बोला, लगता है वो आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, नदी में इतनी भी गहराई नहीं कि 2 पुटी मछलियां रह सके। लेकिन वो सुबह से एक बड़ी सी रील वाली बंसी डालकर वहीं बैठा है। बिराज चुप रही। वह किसी भी तरह नीलांबर की हंसी में साथ नहीं दे सकी। नीलांबर फिर बोला, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। भले घर की औरतों के घाट के सामने अगर कोई दिन भर बैठा रहे तो वे नदी पर जाए भी कैसे? तुम्हें लोगों को भी तो बड़ी असुविधा होती होगी। बिराज ने धीमे स्वर में कहा, होती भी हो तो हम कर ही क्या सकते हैं? नीलांबर कुछ उत्तेजित होकर बोला, क्यों नहीं कर सकते? क्या बंसी डालने के लिए और कोई जगह नहीं है? नहीं, कल सुबह ही मैं कचहरी जाकर कह दूंगा। शौक है तो कहीं और बैठकर मछली पकड़े, लेकिन हमारे घर के सामने ये सब नहीं चलेगा। पति की बात सुनकर बिराज घबरा उठी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, तुम्हें वहां कुछ कहने जाने की जरूरत नहीं है। नदी सिर्फ हमारी तो नहीं है कि तुम किसी को रोकने जाओ। नीलांबर आश्चर्य से बोला, ये कैसी बात कह रही हो बिराज? मान लिया नदी मेरी नहीं है, लेकिन क्या किसी आदमी में इतनी भी समझ नहीं होनी चाहिए? मैं कल ही जाकर कहूंगा, और अगर वो नहीं माना तो उसकी वो घाट और मछली पकड़ने का सारा सामान मैं खुद उखाड़कर फेंक दूंगा। फिर जो करना हो कर ले। ये सुनकर बिराज सन्न रह गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, तुम जमींदार के बेटे से झगड़ा करने जाओगे? नीलांबर ने दृढ़ स्वर में कहा, क्यों नहीं जाऊंगा?
क्या सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा आदमी है, उसे जो मन चाहे अत्याचार करने का अधिकार मिल गया? बिराज ने पूछा। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि वो अत्याचार कर रहा है? नीलांबर झुंझलाकर बोला, मैं इतनी दलीलों में नहीं पड़ता। साफ देख रहा हूं कि वो गलत कर रहा है, और तुम कहती हो कि साबित कर सकते हो या नहीं। साबित कर सकूं या नहीं, ये मैं जानूं। बिराज कुछ पल तक पति का चेहरा देखती रही, फिर शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोली, जरा अपना सिर ठंडा करो। जिनके घर 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटता है, अगर वे ऐसी बातें करें तो लोग उनके मुंह पर थूकेंगे। और तुम जमींदार के बेटे से लड़ने की सोच रहे हो? बिराज के मुंह से ये बात इतनी कठोरता से निकली कि नीलांबर उसे सह न सका। वो क्रोध से कांप उठा और ऊंचे स्वर में बोला, क्या तुम मुझे कुत्ता बिल्ली समझती हो, जो हर बात पर मुझे रोटी का ताना देती रहती हो? क्या तुम्हें कभी 2 वक्त का भोजन नहीं मिला? दुख और पीड़ा से भरी बिराज भी अब अपने को रोक न सकी। उसने भी तेज स्वर में कहा, यूं बेकार मत चिल्लाओ। ये घर किस तरह चल रहा है और 2 वक्त की रोटी कैसे जुट रही है, ये शायद तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूं, और अंतर्यामी भगवान भी जानते हैं। अगर तुमने इस बात को लेकर जमींदार से कुछ भी कहा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। इतना कहकर उसने सिर उठाकर देखा। नीलांबर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में अविश्वास और गहरे आघात की ऐसी दृष्टि थी कि बिराज का सारा क्रोध एक पल में पिघल गया। वह कुछ भी न कह सकी और धीरे धीरे वहां से हट गई। लेकिन उसके चले जाने के बाद भी नीलांबर वही स्तब्ध खड़ा रहा। वो व्याकुल होकर फिर बोला, दरवाजा खोल दो बिराज। अंदर से बिराज की भीगी हुई आवाज आई, पहले ये कहो कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं? नीलांबर के मुंह से अनायास निकला, नहीं मारूंगा। ये प्रश्न नीलांबर के हृदय में किसी तेज धार वाले चाकू की तरह उतर गया। लज्जा, पीड़ा और अपमान से उसका गला भर आया। वह जैसे चेतना शून्य होकर चौखट का सहारा लेकर खड़ा रह गया। बिराज ये सब देख न सकी। वो अनजाने ही उसके घाव को और गहरा करती हुई रो पड़ी। मैं अब कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। कहो, मुझे मारोगे तो नहीं? नीलांबर बड़ी कठिनाई से बस इतना ही कह सका, नहीं। डरी हुई बिराज ने धीरे धीरे कुंडी खोली। नीलांबर लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी बंद आंखों के कोनों से आंसू लगातार बहने लगे। अपने पति को इस दशा में बिराज ने पहले कभी नहीं देखा था। वह सब कुछ समझ गई। तुरंत उसके सिरहाने आकर बैठ गई। बड़े स्नेह से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और आंचल से उसके आंसू पोंछने लगी। धीरे धीरे संध्या का अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया, लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। उस मौन की भाषा शायद केवल अंतर्यामी भगवान ही सुन रहे थे। फिर भी नीलांबर के मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा, बिराज के मुंह से ऐसी बात निकली ही कैसे? क्या वह सचमुच ये सोच बैठी थी कि वो उस पर हाथ उठा सकता है? उसके बारे में इतना छोटा और अपमानजनक विचार उसके मन में आया ही क्यों? एक ओर घर की विपत्तियों का कोई अंत नहीं था, दूसरी ओर अब तो हर दिन कोई न कोई कलह खड़ी हो जाती थी। दिन ऐसा नहीं बीतता था जब दोनों के बीच मनमुटाव न हो। छोटी छोटी बातों पर मतभेद, आंखों आंखों में शिकायत और बात बात पर तकरार, सब कुछ जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी वही बिराज दिन ब दिन बदलती जा रही थी, जबकि उसे इस दुख के समुद्र का कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं देता था। नीलांबर की भगवान पर अटूट आस्था थी। वो भाग्य के लिखे पर पूरा विश्वास करता था। इसलिए उसने मन ही मन किसी को दोष नहीं दिया, किसी की निंदा नहीं की। वह चंडी मंडप की दीवार पर टंगी राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यदि मुझे इतना दुख ही देना था तो मुझे इतना असहाय बनाकर क्यों संसार में भेजा? मेरी लाचारी को तुमसे अधिक कौन जानता है? न मैंने पढ़ना लिखना सीखा, न कोई काम धंधा। मैंने तो केवल दुखियों की सेवा करना सीखा और तुम्हारा नाम जपना सीखा। उससे दूसरों का दुख तो कुछ कम हो जाता था, लेकिन आज अपने ही दुख का उपाय मैं कहां से लाऊं?
आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकल चुका था। कितनी ही बार उसने सोचा था कि बिराज को साथ लेकर कहीं दूर चला जाए, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला न हो। लेकिन क्या वह अपने पुरखों का ये घर छोड़ सकता था? क्या किसी मंदिर की चौखट पर या किसी पेड़ के नीचे रहकर उसे कभी सुख मिल पाता? ये छोटी सी नदी, पेड़ों से घिरा ये घर, आंगन, कमरे और जन जन से परिचित लोगों के चेहरे, इन सब को छोड़कर वो किसी दूसरे देश या स्वर्ग में भी एक दिन चैन से नहीं रह सकता था। इसी घर में उसकी मां ने अंतिम सांस ली थी। इसी चंडी मंडप में उसने अपने मृत्युशैया पर पड़े पिता की सेवा की थी और यहीं से उन्हें गंगा तक विदा किया था। इसी घर में उसने अपनी छोटी बहन पूटी को गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसका विवाह कराया। इस घर से उसका मोह कैसे टूटता, यही सोचकर वो वहीं बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और दबे स्वर में रोने लगा। फिर उसे अपनी छोटी बहन पूटी की याद सताने लगी। पता नहीं वह कैसी होगी, कहाँ होगी। इतने दिनों से न उसका कोई समाचार मिला था, न उसका चेहरा देखने को मिला था, न उसके मुंह से दादा सुनने को। ससुराल में वह किस दुख में होगी, कितना रोती होगी, वो कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन बिराज के सामने वह उसका नाम तक नहीं ले सकता था। उसने पूटी को अपनी गोद में पाल पोसकर बड़ा किया था, फिर भी बिराज जैसे उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। ये सोचकर उसका हृदय बार बार छलनी हो उठता, पर इस विषय में बात करने का कोई मार्ग ही नहीं था। जैसे ही वो पूटी का जिक्र करता, बिराज तुरंत बात काट देती। उसकी बातें रहने दो, चाहे वो रानी बन गई हो, अब उससे हमारा क्या संबंध। बिराज जब रानी शब्द इस तरह कहती तो नीलांबर का हृदय भीतर तक जल उठता। उसे डर लगता कि कहीं बड़ों का शाप पूटी पर न पड़ जाए, कहीं उसका कोई अनिष्ट न हो। इसी भय से वह भगवान से उसकी कुशलता की प्रार्थना करता और छिपकर हरिलूट का प्रसाद नदी में प्रवाहित कर देता। इसी तरह दिन बीतते रहे। आखिर दुर्गा पूजा आ पहुंची। इस बार नीलांबर से और नहीं रहा गया। उसने चुपचाप कुछ रुपए इकट्ठे किए, एक साड़ी और थोड़ी सी मिठाई खरीदी और उन्हें लेकर सुंदरी के पास पहुंचा। अब आगे इस संकट का सामना बिराज और नीलांबर कैसे करेंगे? क्या उनका प्रेम इन कठिन परीक्षाओं में अडिग रह पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग तक। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।